आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो हम लोग है, काइनेटिक थ्योरी के गैस के आधार पर जो कोलिजन जो होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एज्यूम करता है कि गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और गैस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गैस रेंडमली इधर उधर मूव करता है और गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करते हैं, और इसमें तुमको जो है इस मूवमेंट के कारण जिस बर्तन में उसे रखा जाता है, जिस वेसल में आप उसे रख रहे हैं, उसके वाल से भी वह क्या करता है, कोलिजन करता है, और कोलिजन के कारण उसका मोमेंटम में चेंज होगा। कोलिजन जब होगा तुम्हारा तो क्या होगा, वेलोसिटी से रिटर्न करेगा, तो वेलोसिटी होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, इसका मोमेंटम में चेंज होगा तो जाहिर है कि थर्ड लॉ के मुताबिक जो वाल का है उसके मोमेंटम में भी चेंज होगा, और मोमेंटम जो चेंज जो होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और फोर्स पॉइंट एरिया इज प्रेशर। तो प्रेशर को इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, according to kinetic theory of gas, kinetic theory of gas, it is made up of molecules moving randomly in all directions, in the random motion, during random motion, during random motion, the molecules collide with each other as well as with the wall of container, तो कंटेनर के वॉल से भी क्या होता है, ये टकराता है। ऑल द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ऑल द कोलिजन्स आर perfectly elastic, hence the energy is conserved during collision, energy और साथ साथ as well as momentum during collision, as well as momentum तो किसी भी कोलिजन में कंजर्व होता है, as well as momentum। तो मोमेंटम तो खैर किसी भी प्रकार के कोलिजन में हमेशा कंजर्व होता ही है, तो मोमेंटम कंजर्व के साथ साथ एनर्जी भी इस कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक, एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। और मोमेंटम तो किसी भी कोलिजन में जितना फोर्स ये बड़ी उस पर लगाता है, लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक दोनों इक्वल होता है, इसलिए मोमेंटम नेट मोमेंटम चेंज 0 हो जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये तुमको इसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं, इसका प्रेशर का एक्सप्रेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रेशर जो होता है तुम्हारा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो इसके आधार पर हम लोग इसका देखो मोमेंटम से मान लेते हैं कि गैस है तुम्हारा, एक वेसल लेते हैं हम लोग, जो कि अगर क्यूबिकल वेसल ले लेते हैं, एक क्यूबिकल वेसल है, एक क्यूबिकल वेसल में गैस को हम लोग ले लेते हैं, एक क्यूबिकल वेसल में गैस को यहाँ पे ले लिए, और इसका एज लेंथ मान लेते हैं कि तुमको L है, इसका जो तुम्हारा जो क्यूब का जो एज लेंथ है उसको क्या मान लिया गया, L है, और इसको x डायरेक्शन मान लेते हैं, इधर x, इधर तुम्हारा हो गया y, इधर z डायरेक्शन हो गया। तो ये तुमको जो है, तुमको यहाँ जो मॉलिक्यूल है, ये जो दीवार है तुमको, जो कि मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में जाएगा, vx स्पीड से जाएगा, ये क्या होगा तुमको, इसका मास अगर m हो तो ये वॉल से क्या करेगा, ये जो वॉल है, इससे जो शेडेड वॉल है इसी की बात कर रहे हैं, तो जो इसके साथ होगा वैसा ही सभी वॉल के साथ होगा। तो अगर हम एक वॉल के साथ इसको कंसीडर करते हैं तो सब वॉल में सिमेट्रिकल एक ही कंडीशन होगा।
क्योंकि हम लोग जब स्टेडी स्टेट मानते हैं, जब इसमें स्टेडी स्टेट में मॉलिक्यूल करते हैं तो सब तरफ जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत अधिक होती है, तो वो लगभग सब तरफ इक्वल जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि तुमको ये Vx लेट, अगर ये Vx स्पीड से जा रहा है और इसका साइड मान लेते हैं ये L है, अगर तुम्हारा ये डायमेंशन दोनों क्या है तुम्हारा, ये क्यूब है, तो सब इसका, तो इसका एरिया क्या होगा तुम्हारा, इस फेस का L स्क्वायर हो गया। और ये तुमको ये भी L ही है, मतलब क्यूब है, लेंथ L का है। तो इसका जो तुमको होगा, इसका जो हम लोग निकाल लेंगे कि ए मॉलिक्यूल हैज मास m एंड it collide with shaded wall with speed Vx, तो जो है तुमको मोमेंटम जो तुम्हारा Vx इधर कोलाइड करेगा, तो रिटर्निंग वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा इसका, रिटर्निंग इट रिबाउंड्स विद वेलोसिटी, इट रिबाउंड्स with speed Vx in opposite direction, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, देखिए चेंज इन मोमेंटम, इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम में कितना जो होता है m Vx, और माइनस, पहले डायरेक्शन अपोजिट है तो m इंटू माइनस Vx कर सकते हैं, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 2m Vx। तो ये तुमको इतना क्या होगा इसके मॉलिक्यूल के मोमेंटम में क्या होगा, इसका चेंज हो गया, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया इसका 2m Vx। और जितना कॉलेज इसके मोमेंटम में चेंज होगा उतना ही किसके मोमेंटम में चेंज हुआ, वॉल के। और इसका जो तुमको है, अब इसका जो कोलिजन जो है तुमको नंबर ऑफ कोलिजन, एक यूनिट टाइम में जितने कोलिजन होंगे उतना क्या होगा, इसमें फोर्स एक्सर्ट होगा। एक यूनिट टाइम में जितना कोलिजन होगा, तो एक यूनिट टाइम में जितने कोलिजन होंगे वो कितने होंगे। तो अगर इसका तुमको जो है इसमें जो कि नंबर ऑफ कोलिजन्स तुमको अगर निकालना है तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इससे टकरा पाएंगे, तो मतलब एक सेकंड में इतना, एक हर बार इतना मोमेंटम इंपार्ट होगा, मोमेंटम चेंज 2m Vx का होगा एक कोलिजन। तो जितने कोलिजन होंगे एक सेकंड में उतना मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसमें चेंज होगा एक सेकंड में। तो एक सेकंड में, तो अगर मान लेते हैं कि तुमको एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स इसमें टकराएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ n is the capital N is the total number of molecules and L cube is the volume, that number of molecules of gas per unit volume कितना हो गया n बाय एल क्यूब। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कि इसका जो क्या है तुम्हारा Vx स्पीड से जा रहा है, तो Vx स्पीड से जा रहा है तो Vx तो कितने दूर के मॉलिक्यूल, तो L स्क्वायर हो गया इसका, इंटू वॉल्यूम कर देते हैं, Vx डिस्टेंस तक का क्या होगा, मॉलिक्यूल इसमें टकराएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम, number of molecules in length Vx डेल्टा टी। चलिए डेल्टा टी टाइम का बात करते हैं, फिर बाद में डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। तो लेंथ डेल्टा Vx डेल्टा टी, Vx स्पीड जा रहा है, डेल्टा टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर होगा, दैट्स इक्वल्स टू हो जाएगा n बाय एल क्यूब। ये हो गया तुमको इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इसका L स्क्वायर है इंटू Vx इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से गुना हो गया तुम्हारा, तो पर सेकेंड में होगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। दूसरा एक और बात है, इतना जो मॉलिक्यूल होगा तुमको, इतना मॉलिक्यूल होगा तो इसमें आधा, एक सिमेट्रिसिटी के मुताबिक हाफ मॉलिक्यूल अगर इधर से जा रहे होंगे तो हाफ मॉलिक्यूल, देखो सिमेट्रिसिटी का यह कहना है अगर इसमें n मॉलिक्यूल इतना रीजन में आया तो कुछ जितना इधर जा रहा होगा उतना ही इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर n मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, जितना मतलब आधा इधर जा रहे होंगे और आधा किधर जा रहे होंगे, इसके अपोजिट जा रहे होंगे, तो जाहिर है कि इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो टोटल जो कोलिजन इसमें से अगर इतना मॉलिक्यूल हुआ आपका, लेकिन ये सभी कोलिजन नहीं करेगा। कोलिजन इसका कितना कर पाएगा हमारा, इसका 50%, क्योंकि आधा का सिमेट्रिसिटी कहता है कि अगर हाफ % जो है 50% इधर जाएगा तो 50%
इधर की ओर जाएगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन with the wall per second इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुमको, हाफ तो पहले कर देंगे, इंटू n बाय एल क्यूब इंटू एल स्क्वायर इंटू वी एक्स और डेल्टा टी बाय डेल्टा टी कर देंगे इसको। तो ये डेल्टा टी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा इतना कोलिजन होगा। और तो अब एक इतना कोलिजन हुआ तुमको पर सेकेंड, और एक सेकंड में एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज होगा, 2mvx। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मोमेंटम चेंज निकल जाएगा हमको। टोटल मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड अब निकाल लेते हैं। तो एक कोलिजन में मोमेंटम चेंज है 2mvx का, और नंबर ऑफ कोलिजन हमें निकल गया है। तो हम उसको क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल मोमेंटम चेंज निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड दैट्स इक्वल्स टू, ये फोर्स निकल जाएगा हमारा। तो टोटल मोमेंटम चेंज पर सेकेंड ऐसा लिखते हैं अब। मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। तो एक मोमेंटम, एक कोलिजन में 2mvx का मोमेंटम चेंज होगा। चलिए अब नंबर ऑफ कोलिजन कितना आया आपका, नंबर ऑफ कोलिजन आ गया तुमको, नंबर ऑफ कोलिजन आ जाएगा तुमको इसका 2mvx तो गया एक कोलिजन मोमेंटम चेंज, और नंबर ऑफ कोलिजन आया था तुमको n बाय एल क्यूब इंटू एल स्क्वायर इंटू वी एक्स, इंटू हाफ भी था इसमें, तो हाफ से यहाँ पे 2l क्यूब कर दीजिए। यहाँ 2 कैंसिल हो गया तुम्हारा, 2mvx का 2 क्या होगा तुम्हारा, कैंसिल हो गया। तो ये mn हो गया बाय एल क्यूब, और तुमको हो गया फिर इसका इंटू एल स्क्वायर इंटू वी एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर हो गया। अब तुमको ये मोमेंटम चाहिए, ये तुमको क्या होगा, ये जो मोमेंटम चाहिए पर यूनिट दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, फोर्स। मोमेंटम चाहिए सेकंड लॉ के मुताबिक ये हो गया फोर्स। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो एरिया का मतलब कितना होगा तुम्हारा, ये तो ये एल स्क्वायर है तुम्हारा, इस जो सरफेस का जो एरिया था कितना था हमारा एल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया फोर्स पॉइंट एरिया जब हो जाएगा तुम्हारा प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर तुम्हारा हो गया, तो ये एम एन और ये तुमको हो गया इंटू एम एन इंटू वी एक्स स्क्वायर, और बाय तो एल क्यूब है ही, इंटू एल स्क्वायर बाय एरिया, एल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एल स्क्वायर एल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रेशर तुम्हारा बन गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अब ये तुमको ये प्रेशर P इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा एम एन वी एक्स स्क्वायर बाय एल क्यूब को लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये भी हो गया, किसी भी प्रकार का शेप ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ये वेसल हो गया। एक्सप्रेशन ये मतलब ये मटेरियल है कि ये जो एक्सप्रेशन अब आ गया, ये तुमको क्यूबिक हो या किसी भी टाइप का हो, वो सबके लिए हो। एल क्यूब जो तुम्हारा वॉल्यूम बन गया ये। तो हमारा क्या गया, ये P इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया एम एन वी एक्स का स्क्वायर। अब जहां तक की बात रही कि तुमको जो वी एक्स स्क्वायर है, तीनों डायरेक्शन में जो स्पीड होगा वो तो सिमेट्रिकल होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि भी उसका तो ये वी एक्स डायरेक्शन के स्पीड के बजाय कोई भी टोटल स्पीड बताएगा किसी का मॉलिक्यूल का, तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये कह सकते हैं। इसका तुमको आ जाएगा, तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा, तो एंड फ्रॉम सिमेट्री सब तरफ का जो डिस्टेंस वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर इक्वल होगा। तो इसका मतलब होगा ये 3 वी एक्स स्क्वायर हो गया, ये वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 3 वी एक्स का स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 1/3 वी
ये रूट मीन स्पीड का स्क्वायर हो गया। तो यहां पर अब पुट करते हैं प्रेशर का एक्सप्रेशन में, ये Vx के बजाय हम लोग कौन सा एक्सप्रेशन लाना चाहेंगे, इसको वेलोसिटी के रूप में लाएंगे, तो आरएमएस वेलोसिटी के रूप में लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो इसका मतलब हम लिखना चाह रहे हैं P इज इक्वल टू, ये 1/3 आ गया तुमको, ये mn तुम्हारा तो है ही, mn बाय v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर बाय 3 हो गया तुम्हारा ये तुमको, जबकि तो आर एम एस स्पीड इसको कहते हैं हम लोग। तो आर एम एस स्पीड जो तुम्हारा प्रेशर का ये एक्सप्रेशन हो गया, इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू n, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये टोटल मास हो गया ये, इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। m इज इक्वल, mn को इसको कैपिटल m में, तो mn इज इक्वल टू हो गया तुमको कैपिटल M इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ गैस, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ गैस, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि m होगा एक मॉलिक्यूल का मास और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल मास कितने हो गए, m इंटू n हो गए, तो ये टोटल मास हो गया तुमको। तो इस एक्सप्रेशन को अगर चाहें तो हम लोग फिर इसको अगर इसका बदलें तो 1/3 m/v इंटू क्या होगा तुम्हारा वी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया, ये एक्सप्रेशन प्रेशर का हो गया तुम्हारा। ये टोटल मास, m क्या है यहाँ पर, टोटल मास ऑफ गैस, v क्या है जितना वॉल्यूम है, p क्या है यहाँ प्रेशर है, और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा। इसको जाहिर है कि तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। तो डेरिवेशन में क्या किए, पहले एक मोमेंटम, एक कोलिजन में मोमेंटम चेंज हो गया 2mvx, नंबर ऑफ कोलिजन निकाले, एक सेकंड में कितना कोलाइड किया, और उसको फिर आरएमएस स्पीड में ले गए, x को हटा करके vx स्क्वायर को हम लोग v आरएमएस का स्क्वायर बाय 3 लिख दिए, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में इक्वल होगा उसका। तो हमको जो एक्सप्रेशन आया प्रेशर का वो कुछ P इक्वल्स टू या PV जो आरएमएस स्पीड लिख लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और उसी में उसका मीनिंग भी लिख देते हैं, फार्मूला के रूप में तुम्हें ये आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, रूट अंडर आ जाएगा 3p, या देखो प्रेशर आया था, चलो उसी से आगे बढ़ते हैं, पहले प्रेशर का ही लेते हैं उसके बाद लिख देते हैं। p इज इक्वल टू आया था 1/3 m बाय v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ये स्पीड है ये वॉल्यूम है, तो ये तुम्हारा हो गया। तो वी आर एम एस जो हो गया, वी आर एम एस का इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 3pv बाय m। सभी एक्सप्रेस का जो वैल्यू को अगर लिखें, p इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस, तो ये तो है प्रेशर ऑफ गैस, v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल जिसमें बर्तन को रखा गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस भी कह सकते हैं, जिस वेसल में रखा जाता है उसी का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हो जाता है, और तुमको m इज इक्वल टू मास ऑफ गैस, ध्यान रहे टोटल मास, जितना गैस आपने लिया है मास है ये। और जनरली तुमको जैसे कि 1 मोल लीजिएगा जैसे कि O2 तो 32 ग्राम होगा, लेकिन ग्राम को इस फॉर्मूला में जब प्रयोग करेंगे, जब यूज करेंगे तो ग्राम को किलोग्राम में निश्चित रूप में बदला, तभी असाइनमेंट में आंसर आएगा। जैसे O2 लिखता है तो लोग इसमें क्या करता है कि मास अगर 1 मोल गैस है तो आप मोलिकुलर वेट 32 लीजिए, ग्राम लीजिएगा, लेकिन उसको तो केजी में यहाँ होना चाहिए ना, इसको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जहां तक कि इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट में करें, अगर PV इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा nRT, इस एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं PV इक्वल्स टू nRT लिख सकते हैं गैस इक्वेशन। तो इसको हम लोग VRMS जो हमारा हो सकता है एक्सप्रेशन रूट अंडर 3nRT बाय m, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो m को मोल, ये m क्या होगा यहाँ पर, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल है ये, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ये। तो ये मास बाय ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया ये। तो n को हम लोग क्या एक्सप्रेशन देंगे, तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये देखो क्या होगा तुम्हारा रूट अंडर, ये एक्सप्रेशन आ गया 3RT इंटू n को लिख दिए m बाय m, तो m तो कट जाएगा तेरा, m कट गया, तो अब क्या बच गया, m नॉट बच जाएगा, 3RT बाय m नॉट, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हो गया। अब इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूलर वेट, तो R कांस्टेंट होगा, और कोई गैस का मॉलिक्यूलर वेट अगर किसी O2 होती है कांस्टेंट होगा, तो ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये आरएमएस वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, ध्यान रहे ये टेम्परेचर किसमें रहता है, ये केल्विन के में, इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तुम्हारा हो गया
रूट मीन स्पीड और प्रेशर इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब जाहिर है कि ये टेम्परेचर का भी हम लोग जब कि स्टार्ट कर ही दिया है इससे, तो इसका एक अलग से टॉपिक दिया हुआ था इसको टेम्परेचर को लाने के लिए। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। जाहिर है कि ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा तुमको, इससे तुमको पता चल जाएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा तुम्हारा हाफ m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इसका। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। तो हाफ m इंटू, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वी आर एम एस का वैल्यू तो इसे लिखना चाहेंगे हम लोग, तो एक था तुमको 3pv बाय एम भी था ये, तो ये तुमको mm कैंसिल हुआ तो क्या होगा तुमको 3/2pv। तो ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तुमको 3/2 kb pv, ये भी हो गया। और pv को हम लोग क्या लिख सकते हैं nRT, तो pv को क्या लिख सकते हैं हम लोग nRT। तो लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल कंसीडर हो रहा है। तो 3/2 ये nRT भी हो गया। तो अगर तुमको इसमें जैसे कि है तुमको एवरेज काइनेटिक एनर्जी जैसे कहें, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तुमको जो अगर आएगा जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसे डिवाइड कीजिए। अगर एक पर मॉलिक्यूल या एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहिए या काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हो गया तुमको 3/2 nRT बाय मॉलिक्यूल कितना होगा मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। एन ये क्या होगा तुमको दैट इज एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 × 10⁻23। ये तुम्हारा हो गया एवोगाड्रो नंबर। तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर क्या होगा तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन गया। तो हमारा जो टोटल आ गया, तो अब इसको एक्सप्रेशन को देखिए क्या होगा तुम्हारा 3/2 ये R/NA बन गया, मतलब कि गैस कांस्टेंट बाय तुमको बन गया ये तुमको एवोगाड्रो नंबर। तो गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रो नंबर को हम लोग एक नया कांस्टेंट यूज करते हैं जो कि पहले बोल्ट्जमैन ने इसको डिराइव, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है इसको। तो ये कहा जाता है तुमको 3/2 kBT, और kb का क्या मतलब हो गया ये kBT, kb इज इक्वल टू, kb कहते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये कितना इसका वैल्यू कितना होगा kb इक्वल्स टू होगा तुमको R/NA। तो ये 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन बाय 6.022 × 10⁻23, दैट्स इक्वल्स टू 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3/2 kBT आ गया, जो कि हम लोग इसको अलग ढंग से हम लोग उसमें भी देखेंगे। इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी में भी यही टर्म डिफाइन किया गया है, 3 गो सभी डायरेक्शन इक्वल होगा तो सब में हाफ kBT उसको बांट देंगे, तो खैर उसका आगे देखेंगे। तो ये तुम्हारा होगा 3/2 kBT हो गया, और इसका वैल्यू हो गया kb का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का 1.38 × 10⁻23। तो ये जो तुम्हारा टेम्परेचर भी क्या होगा, ये जाहिर की एनर्जी भी होता है तुमको 3/2 kBT। तो टी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड या तुम्हारा जो स्पीड होगा ये kBT, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी इनटू पर मॉलिक्यूल में तुमको जो है एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू पर मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होगा उसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तुमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा। ये हुआ तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशनशिप हो गया तुमको प्रेशर का। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोग इसका डिराइव किए, तो जो भी पीवी इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम हो गया, तो गैस आइडियल गैस इक्वेशन भी इसके आधार पर ही क्या होता है डिफाइन हो जाता है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी के आधार पर इसका प्रूविंग हो गया। अब हमारे बुक में तुमको एनसीईआरटी के बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए इस पर बेस्ड, चलो उसको पहले कंसिडर कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है जो कि 13.5 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13.5
इसमें दो गैस है, एक आर्गन और दूसरा गैस है क्लोरीन। एक आर्गन गैस है और दूसरा क्लोरीन गैस है। तो फर्स्ट पार्ट में और टेम्परेचर है तुमको 273 केल्विन। क्या टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो टेम्परेचर है तुमको डिग्री सेल्सियस, कभी भी तो जाइए 27 प्लस 273 आपको करना होगा, दैट इज 300 केल्विन। तो 300 केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद है तुमको कि दो मॉलिक्यूल्स का, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का पर मॉलिक्यूल्स में उसका काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन करना है। तो पर मॉलिक्यूल में किसी भी गैस का काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT होता है किसी भी फॉर एनी गैस। अभी हमने तो देखा फॉर एनी गैस, मतलब ये आर्गन हो या क्या हो तुम्हारा ये। तो इसमें जाहिर है कि कोई चीज तो पर मॉलिक्यूल अगर है तो किसी भी गैस के लिए क्या होगा, ये इक्वल ही होगा। तो अगर तुमको तो रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर एक है आर्गन टू क्लोरीन, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा तुमको 3/2 kBT। इसके लिए भी होगा 3/2 kBT क्या होगा तुम्हारा ये, इसके लिए दोनों का रेशियो क्या आ गया तुम्हारा 1:1 आ गया। तो ये पहला पार्ट का आंसर तुम्हारा यही आ गया। दूसरा पार्ट में कहा गया है तुमको उसका निकालने के लिए आरएमएस स्पीड का कंपैरिजन करने के लिए कहा गया है सर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कंपैरिजन है ना, तो रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं VRMS जो हम लोग का आया था, √3RT/m0। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर मेरे पास है भी 27 डिग्री सेल्सियस है दिया हुआ। तो जब हम ऐसे तो कंपेयर करेंगे तो ये तुमको क्या है याद रहे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है ये, इसमें ध्यान रहे। ये क्या है तुम्हारा इसमें, और जब 3PV जब m लिखते हैं तो वो मास ऑफ गैस होता है। ये दोनों में अंतर है। √3RT/m0 में क्या हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हो गया ये m0। अब है तुमको अब यहाँ 3RT/m0 ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, तो इसमें अब जो है तुमको तो भी तुमको किस से प्रोपोर्शनल हो गया, तो तो अगर एट सेम टेम्परेचर तो इसमें जो VRMS जो तुम्हारा हो गया ये तुमको यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/√अंडर मॉलिक्यूलर वेट √m0 हो गया। तो अब जैसे तुम्हारा है जैसे कि कंपेयर करना है अगर नियोन से लेके, जैसे आर्गन है तुमको VRMS बाय VRMS क्या होगा तुम्हारा, आर्गन का हो गया। आर्गन के बाद क्या होगा तुम्हारा ये दूसरा है किसका तुम्हारा आर्गन का क्लोरीन गैस है। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा, √अंडर क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका आ गया पहले ऊपर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाय क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आ जाएगा तुम्हारा ये आर्गन का। तो क्लोरीन का हो जाएगा तुमको 2 × 35.5 Cl एटम का ये होता है, और नियोन का हो गया लगभग 40 के आसपास होता है। तो √71/40, तो √71/40 तो ये 1.33 करीब करीब हो गया तुम्हारा ये 1.33 तुम्हारा ये रेशियो आ जाएगा इसका VRMS स्पीड का। सेम टेम्परेचर इसलिए T से कोई फर्क नहीं पड़ता, T तो तुम्हारा कैंसिल ही हो गया दोनों में, R भी क्या होगा तुम्हारा कैंसिल ही हो गया, 3 भी क्या होगा तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा जैसे डीजल का रेशियो करेंगे तो। और इस प्रकार से क्या निकल गया तुम्हारा ये इसका वैल्यू निकल गया। ये तुम्हारा हो गया एग्जांपल कितना होगा 13.5। अब है एग्जांपल 13.6 देखते हैं। 13.6 में है तुमको दो मतलब यूरेनियम के दो आइसोटोप्स हैं, उसको सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो कि उसके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पर दोनों का जो है वेलोसिटी भी होता है हमको वो जैसे कि अभी जो कह रहे थे उसका भी वेलोसिटी में क्या होगा डिफरेंस होगा। तो इसी पर बेस्ड है वो भी क्वेश्चन कि यूरेनियम का दो आइसोटोप U-235 और 238 होता है। ज्यादा मात्रा में 238 पाया जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियर जो फ्यूजन वगैरह में जो यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में वह तुमको होता है दैट इज U-235। तो U-235 बनाने के लिए उसको सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जा सकता है, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग करा सकें। तो दैट इज 13.6 है ये। तो इसमें है तुम्हारा एक U-235 और F6 है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो ये 235 तो हो ही गया, और फ्लोरीन का होगा क्या चीज 19 × 6, तो 235 प्लस क्या होगा तुमको 140
140 दैट्स इक्वल्स टू 300 200 कितना हो गया तुमको 35 प्लस 114 249, ये कितना गया 249। और इसी ढंग से U238 F6 का जो क्या मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ये इसमें 3 बढ़ जाएगा, तो ये तुमको क्या हो जाएगा 352 हो जाएगा। ये मतलब ये यहाँ 3 मास में बढ़ेगा तो बाकी सब तो वही रहेगा, 352 हो गया। तो मास का रेशियो रहेगा ये। तो अगर हम देखते हैं जो कि स्लोअर मॉलिक्यूल होता है जिसका मास कम है उसका RMS स्पीड ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग VRMS ले लें, इसका रेशियो लेना है U235 F6 पहले ले लें, अब बाय VRMS ले लें U238 F6 ले लेते हैं इसका रेशियो। तो दैट्स इक्वल क्या होगा, ये रेशियो ये इसका मास पहले ऊपर चला जाएगा, ये ज्यादा फास्टर चलेगा, ये भी बात है। तो इसका मास कितना आ रहा है, 352 आ रहा है इसका, ये ऊपर चला जाएगा और ये रूट अंडर रहेगा, रूट अंडर 352 बाय 349, यही आएगा दोनों का रेशियो। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 349 को 1 प्लस 3 बाय 349 लिख देंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और इसको जो है 1 प्लस 3 बाय 349 इस पर पावर हाफ कर सकते हैं इसको। तो ये जगह 1 प्लस 3 इंटू 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 बाय 349, तो ये हो गया 1 प्लस 3 बाय 349 इंटू 2, ये ना दैट इज 349 इंटू 2 मतलब 698। तो इससे डिवाइड करेंगे 3 बाय 698, तो ये 700 के आसपास हुआ। तो ये 700 हुआ तो पॉइंट मतलब कि ये 0.004 समथिंग हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1.0044 ऐसा हो जाएगा तुम्हारा ये 44 के आसपास आ जाएगा। तो ये 4443 इस ढंग से ये आ जाएगा तुमको। तो ये तुम्हारा हो गया, ये दोनों का रेशियो आ गया। अब दोनों का इंक्रीज देखना है, दोनों में चेंज निकालना अगर, तो फ्रैक्शनल चेंज है कितना है, तो फ्रैक्शनल चेंज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा भी बाय मतलब परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, चेंज हो गया कितना 1.0044 माइनस 1 बाय 1 कर दे चेंज, फ्रैक्शनल चेंज के लिए, और इंटू 100, इंटू क्या करना होगा हमको 100 से। तो ये हो जाएगा तुमको 0.0044 इंटू 100 दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 0.44% के आसपास आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया इसका। तो ये तुम्हारा हो गया, जिसने कैसे उसमें जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे तो जो n जो होता है ना, अगर छोटा 1 प्लस जैसे कोई भी चीज है स्मॉल क्वांटिटी होगा, जैसे 1 प्लस x पावर बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहां पर 1 के रेस्पेक्ट में 3 बाय 349 को कम हम लोग क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, और काफी ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन देगा। तो कैलकुलेशन तुमको इसी ढंग से क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू आ गया तुमको। और अगला जो एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा 13.7 वो थियोरेटिकल टाइप का है। उसमें है तुमको थियोरेटिकल क्या मतलब कि है तो न्यूमेरिकल ही, सोचने में तो सब वही है लेकिन देखने में लगेगा थियोरेटिकल। जैसे उसमें दिया गया है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13.7, इसमें पहला एबीसी या फर्स्ट सेकंड थर्ड एबीसी ए नंबर, इसमें है कि एक तुमको एक क्रिकेट बैट है, से क्रिकेट बैट से, ये बैट है, इससे कोई बॉल टकराता है, मानते ये यू स्पीड से आ रहा है बॉल, आई सीन फ्रॉम अर्थ फ्रेम में देख रहे हैं ये यू स्पीड से, और ये बैट मूव कर रहा है अगर वी स्पीड से इधर। तो अगर इसका जो है तुमको इससे इसके वेलोसिटी अगर ये स्थिर रहे बैट, उस स्थिति में देखें तो इसके मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा, या मतलब इसको जो इंपैक्ट पड़ेगा इसके वेलोसिटी में, जब कि मोमेंटम चेंज में क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये स्थिर है तो ये स्थिर रहेगा तो यहां u से आएगा, u से रिटर्न हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम चेंज कितना होगा 2mu का मोमेंटम चेंज होगा बॉल का, इसका स्पीड का। अगर ये क्या रहे बैट क्या रहे यहां पर स्थिर रहता तो ये u स्पीड से आता और u स्पीड से इसके रिलेटिवली क्या रहता यहां पर चला जाएगा।
अब इसके लेकिन फ्रेम तो इसी के फ्रेम में अगर काम करें तो इसके फ्रेम में देखेंगे तो अभी इसका स्पीड क्या दिख रहा है, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाता है तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी, इसको बैट को, अगर बैट इधर से भी स्पीड जा रहा है और बॉल इधर आ रहा है तो बैट के रेस्पेक्ट में जो इसका स्पीड होगा u प्लस भी हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इसका मतलब यह होगा कि जब ये u प्लस भी स्पीड से आट रहा है, इट स्ट्राइक्स, बॉल स्ट्राइक्स बैट with v plus u from बैट फ्रेम, बैट के फ्रेम में ये बात करें तो u प्लस भी स्पीड से क्या करेगा ये मतलब जा रहा है तो u प्लस भी जाएगा तो उसी मतलब इस फ्रेम में इतना से इधर रिबाउंड करेगा तो इट रिबाउंड्स विथ v प्लस u इन अपोजिट डायरेक्शन with respect to bat. Hence, velocity with respect to ground is equal to क्या होगा, v प्लस u तो इधर राइट साइड हो ही गया और v इधर ही जा रहा है भी, तो इसके अब की बार क्या है तुमको, मतलब कि इसका कितना होगा, वेलोसिटी तुम्हारा जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो बैट इधर जा रहा है तो v प्लस u दिखता है, तो ग्राउंड अभी क्या करें, वेलोसिटी अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखना चाहते हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना चाहेंगे तो भी, तो ये बैट जा रहा है v स्पीड से तब आपको v प्लस यू दिखता है, तो अगर ग्राउंड से देखेंगे तो कितना स्पीड से जा रहा है तो v प्लस यू प्लस भी, क्योंकि v स्पीड से जाने वाला के रिलेटिव में ये v प्लस यू है, तो इसका मतलब ग्राउंड से कितना है ये प्लस यू, तो दैट इज इक्वल टू 2v प्लस u होगा तुम्हारा। तो इसका मतलब है कि अगर ये v स्पीड से बैक किया तो इसके स्पीड में 2v का चेंज करता है ये बैट, अगर ये 0 होता है स्पीड तो आपका u में से ही जाता है, तो इसका मतलब है कि इस अगर मॉलिक्यूल ये स्पीड से चल रहा है बैट तो उसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज करेगा ये, और इसीलिए बैट से स्ट्राइक करना पड़ता है बॉल को, तब वह ज्यादा दूर तक क्या होता है जाएगा, मतलब कि जैसे v स्पीड से यहां पर 2v का चेंज आता है, और इसलिए जितना अधिक होगा बैट का, मतलब बॉल के स्पीड से ज्यादा कौन सा स्पीड कर रहा है, यहां पर बैट का स्पीड काउंट कर रहा है, क्योंकि यही मोमेंटम चेंज होता है। अब जैसे यहां पर भी है तुमको मॉलिक्यूल के बारे में, अब जैसे इसका यहां पर जो चर्चा किया जा रहा था, यहां पर जो चर्चा हो रही थी, जो सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन है गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हुए इसकी चर्चा क्यों हो रही थी इस क्वेश्चन की, तो इसकी की तुलना हम लोग कर सकते हैं, इसका जो बी पार्ट है उसमें गैस है, अगर तो अगर हम लोग का गैस देखें तो गैस के में एक बर्तन में तुमको एक पिस्टन लगा हुआ बर्तन है, और इसको गैस को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, इसको मतलब कि एक गैस मॉलिक्यूल इसमें भी टकराते रहते हैं, u स्पीड से टकरा रहा होगा, अगर ये पिस्टन v स्पीड से नीचे आ रहा है तो जाहिर है कि इसमें जो कोलिजन चेंज होगा, इसका जो मोमेंटम चेंज होगा ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा तो इसका जो टेम्परेचर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा डेवलप करेगा, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, मोमेंटम चेंज जितना अधिक होगा उतना ही अधिक क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो मोमेंटम चेंज से क्या बन जाता है तुम्हारा, मोमेंटम चेंज दैट इज इक्वल टू, तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज क्या हो गया, व्हेन पिस्टन इज मूविंग डाउन या मतलब कंप्रेशन, मूविंग डाउन कंप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा तुमका, द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाएगा, इसका यही मतलब हुआ। और जब यही चीज जब ऊपर जाने लगेगा तो इसको तो स्ट्राइक जब करेगा, अगर ये ऊपर पिस्टन जाने लगे तो आपका देखते हैं ये जो स्पीड होगा तो ये तो निगेटिव में जाने लगेगा ना स्पीड, ये जब ऊपर जाएगा भी स्पीड से तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा ये तो 2v क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, मतलब ये कितना u माइनस क्या होने लगेगा, ये u माइनस 2v होने लगेगा, क्योंकि देखिए आपका क्या होगा, जैसे आप u स्पीड से कोई जा रहा है, आप जा रहे हैं v से, तो आपके रिलेटिव में किसका स्पीड क्या नजर आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, तो इसका u माइनस v दिखेगा, और u माइनस v दिखेगा, और फिर रिटर्न भी कितना स्पीड से होगा, ये u माइनस v किसके रिलेटिव में, ये इसके रिलेटिव में, तो u माइनस v आप फिर इसके रिलेटिव में देंगे तो अर्थ के राउंड में जाए तो u माइनस v जो इधर जा रहा है उसके रिलेटिव में जाएगा तो इसका जाएगा u माइनस 2v हो जाएगा तुम्हारा, उस स्थिति में क्या जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो क्या जाएगा इसका u माइनस 2v हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपका वैल्यू तो क्या होगा, बहुत ही क्या हो गया, ये तो कम हो गया, तो टेम्परेचर इसमें क्या हो जाएगा, तब इसका घट जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेज हो जाएगा इसमें। और इसी तरह का केस है तुमको अगर मास ज्यादा रहेगा बैट का, अब इसमें देखो क्या है तुमको, अगर एक चौथा क्वेश्चन में है जो कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा कहा गया कि एक हाई मतलब ज्यादा मास का अगर बैट यूज कर रहा हो कोई, तो अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा, देखो मास अगर आप यूज करते हैं ज्यादा बैट का और नहीं यूज करते हैं, तो आप एक जो एजम्पशन यहां पे किए थे
कि ये तुमको यहां पर जब v प्लस यू से आया तो ये v प्लस यू से ही लौट गया, ऐसा आपने कहा। तो ये तब संभव है जबकि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो। नहीं तो आप टोटल मोमेंटम जैसे कि अर्थ पे जैसे टकराते हैं तो आप कहते हैं जितना मोमेंटम चाहे उतना चला गया, क्योंकि अर्थ कुछ मोमेंटम नहीं दिया होगा, ऐसा आप मान के चलते हैं। तो अगर ये जितना ज्यादा मैसिव बैट होगा उतना ही जब ये v प्लस यू के होने की संभावना उतना अधिक होगी, नहीं तो कुछ मोमेंटम बैट को भी आ जाएगा। और बैट जैसे देखिए इधर स्ट्राइक करेगा ये, तो ये तो इस पर भी स्ट्राइक करेगा, तो इसका मास ज्यादा होगा तो इसका मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा, कुछ मोमेंटम चेंज किसमें आपको एग्जर्ट हो जाएगा तुम्हारा ये। तो इसके रिलेटिव में जो इसका ये v प्लस यू के बजाय इसका स्पीड क्या हो जाएगा, तब तुम्हारा कम मास का रहेगा, तो इसका v प्लस यू होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। मतलब ये स्पीड कम होगा। मतलब हम कहना चाह रहे हैं अगर जितना कम मास का बैट का होगा v प्लस यू के बजाय उससे क्या होगा, ये वैल्यू कम होगा। और जितना अधिक मास इसका बढ़ता जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, v प्लस यू का वैल्यू के करीब आप आते जाइएगा। इसका मतलब अधिक मास होने से आपको ये बेनिफिशियल है, मतलब ज्यादा क्या मिलेगा आपको, मोमेंटम चेंज मिलेगा। इसलिए ज्यादा मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए क्या मतलब हुआ, यहां पर जब जाते हैं तो v प्लस यू से आप जो स्ट्राइक इधर जो रिबाउंड मान रहे हैं ये तब होता है जब आपका ये मास मान रहे हैं, इसको बहुत लार्ज मास क्या कर रहे हैं आप कंसीडर कर रहे हैं। अगर स्मॉलर मास कंसीडर किया जाए तो जो कि हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाले तो ये v प्लस यू से क्या आ जाएगा, ये कम आएगा। तो इसको अगर एनालिटिकली बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन एनालिटिकली मतलब अगर शो करेंगे तो बिल्कुल इसको दिखाया जा सकता है कि मास जब हम लोग जब इन्फिनिटी लेंगे मास ना, तभी क्या आएगा उसका v प्लस यू आएगा। मतलब बहुत लार्ज मास लेंगे तब उसका वेलोसिटी क्या आएगा, v प्लस यू, और नहीं तो v प्लस यू से क्या आता जाएगा, उसका वैल्यू कम होता जाएगा। और इसलिए ज्यादा मास आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका जो एग्जाम्पल था। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि तुम्हारा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह के बारे में है, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो जो भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करना हो, राइस टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी भी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पर हमसे मदद ले सकता है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।